कैसे हो नन्हे दोस्तों? आशा करती हूँ ये जो शनिवार, रविवार गई, ये दोनों वार जो गई, दिन जो गए, आप लोग बहुत मस्ती किए हो। वैसे दीपावली आने वाली है, राइट? तो माँ को, बाबा को बहुत हेल्प करना पड़ रहा है ना? तो सोने के लिए जो समय है वो थोड़ी-सी शायद देर हो रही है पहले से, तो सोने की जो तामझाम करनी है, है ना? तो उसी में चलो एक छोटी-सी रूपकथा की कहानी हम लोग सुन लेते हैं। आज की कहानी मैं चीन जापानी रूपकथा मिहिर शेन के लिखे हुए इस किताब से पढ़ रही हूँ, अर्थात चीन जापान की रूपकथा। इस किताब से मैं आज पढ़ूँगी और ये किताब के प्रकाशक हैं लिपिका, और ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1987 जून में। और इसके प्रच्छद और तस्वीरें बनाए हैं सर्वजीत सेन ने बनाए हैं। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जब जापान की एक रूपकथा की कहानी, और उसके लिए हम पहले पहुंच जाते हैं उस पेज में। हाँ, हम पहुंच गए। और इस कहानी की जो शीर्षक है वो है एक सारोशेर गल्प। सारोश सारस एक वो सफ़ेद रंग का, कभी कभी पीले चोंच वाले, लंबे से पैर वाले जो एक पंछी होती है ना, उसकी कहानी। तो शुरू करें। हम यहाँ पर सारस ही बोलेंगे, है ना? तब बसंत ऋतु शुरू हुई है। एक दिन शाम को बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। सारे रास्ते डूब गए थे तुषार के नीचे। चारों तरफ अंधेरा छा गई थी। उसके अंदर एक लड़का बहुत ही सावधानी से पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उम्र में जवान था वो। हाथ में था सफ़ेद चूल्हे के लिए या जलाने के लिए जो लकड़ी होती है, वैसा वाला लकड़ी। बूढ़े माँ बाबा के लिए, घर के लिए वो लकड़ी काट के लेके जा रहा था। जाते जाते अचानक से उसे लगा कि मतलब वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे सामने आगे बढ़ रहा है, एक शब्द शब्द शायद उसके पीछे पीछे आ रहा है, या क्या है, कोई एक शब्द सुनाई पड़ रहा है। ऐसे कुछ देर जाने के बाद वो बार बार पीछे मुड़ते हुए देखे। फिर आखिर में उसे दिखा कि एक सारस पक्षी उस बर्फ के अंदर धंस के गिरा पड़ा है, और वो कहीं पर उड़ नहीं पा रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? तो वो लकड़ी के जो बोझा था वो नीचे उतार के वो देखने गया, और देखता क्या है कि वो जो सारस पंछी है उसका एक जो दाना, हम लोग बांग्ला में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे विंग्स, या हिंदी में क्या बोलोगे, पंख, है ना? तो उस सारस के एक पंख में एक तीर धंस गया है, तो इसीलिए बेचारा उड़ नहीं पा रहा है। वैसे सारस ने भी अपना वो पंख उठाकर दिखाने का कोशिश की, अपना मुंह गर्दन हिला के उसको दिखाने लग गई। तो ये जो लड़का है वो हंस पड़ा, बोले हाँ हाँ मैं देखा हूँ, मैंने देखा है, मैं ये निकाल देता हूँ धीरे से, तुम हिलना नहीं, है ना? और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो वो बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही प्यार के साथ वो उस तीर को निकाल के बाहर फेंक दिया, और फेंकने के बाद वो उसको नीचे उतार दिया। जो सारस पंछी है वो पहले धीरे धीरे 2 बार वो अपने पंखों को हिलाने की, चलाने की कोशिश की, और फिर अपने सर को सामने झुकाकर अपना आभार व्यक्त करके वो उड़ गया। वो लड़का देखने लगा उस सारस को, जितना देर तक देख सकता था वो, दूर आसमान में वो कैसे धीरे 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 एकदम चुन्नी सा होकर गायब हो गया। फिर वो वापस आया घर पे, माँ बाबा को बोला खाते वक्त, और फिर एक समय धीरे धीरे तो वो भूल भी गया कि क्या हुआ था। अब बसंत ऋतु खत्म होने को है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से पूरा छा गया था जापान। इसी समय एक बहुत ही खूबसूरत सी कन्या आती है उस लड़के के घर पे। तब वो लड़का और उसके पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गए थे।
घर पे थी तो सिर्फ बूढ़ी माँ थी। तो वो लड़की आके बोली कि मेरे माँ बाबा तो कोई नहीं है, बहुत दूर मेरे चाचा जी रहते हैं, ये मैंने सुना है, तो इसलिए मैं अकेले ही रवाना हो पड़ी हूँ, चल पड़ी हूँ ताकि चाचा जी के घर मैं जा पाऊँ। वहाँ पर अगर थोड़ा सा आसरा मिलता, मुझे मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे थोड़ा बोल सकते हो क्या आप कि जंगल के अंदर से कौन से रास्ते से जाने से मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगी? गाँव का नाम भी बोली थी वो लड़की। लड़की को देखकर और उसकी जो सुंदर से जो स्वभाव है उसको समझकर वो उस लड़की के प्रति बहुत ही स्नेहवश बूढ़ी माँ कहने लगी कि आज रात के लिए तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, कल सुबह जाना। तो ये सुन के वो लड़की भी ना नहीं बोली और वो बूढ़ी माँ की अ, सहायता करने लगी घर के कामों में, और पूरा कह सकते हो कि काया ही पलट कर दी उस घर की। जब बूढ़े बाबा और ये लड़का वापस आए काम से तो वो लोग भी देखे ऐसे ही। वो लोग बोले तुम और कुछ दिन के लिए रह जाओ ना, तो वो लड़की भी खुशी खुशी रह गई। ऐसे चलते चलते पूरा पूरा एक हफ्ता गुजर गया। तो तब भी ये लोग राजी ना हुए। बूढ़ी माँ लड़की के हाथ पकड़कर बोले देखो, मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तुम्हारे भी माँ बाबा है नहीं, तुम हमारे पास ही रह जाओ ना, हम हमारे अपने लड़की की ही तरह तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। लड़का भी बोला तुम तो अपने चाचा जी को कभी देखे भी नहीं हो, वो कैसे तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाबा तो तुम्हें सही में देखे हैं ना, अपने बेटी की तरह ही तो प्यार करते हैं, तो तुम इसी यहाँ पर ही रह जाओ हमारे साथ, हम सारे बहुत खुश होंगे। लेकिन वो लड़का कभी बोल नहीं पाया कि वो सही में उस लड़की को प्यार कर बैठा है। वो आशा करता रहा कि ये लड़की अगर यहाँ पर रह जाएगी तो एक दिन फिर अगर मेरे साथ शादी करने में इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी है सबके अनुरोध से वो लड़की रह गई ऐसे ही, और घर के कामकाज में वो हाथ बटाने लग गई। एक दिन क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही दिन जाता रहा, फिर से ठंड का मौसम आ गया। अब हुआ यूँ कि अकाल तुषारपात से सारे फसल नष्ट हो गए, तो सबके पास खाने के लिए मतलब दाने दाने के लिए सारे लोग मोहताज हो गए, किसी के पास तो रहा नहीं। तो वो लड़की बहुत संकोच के साथ बोली कि मैं अब चलूँ, मैं अगर यहाँ से जाती हूँ तब भी आप लोगों के ऊपर थोड़ा बोझ तो हल्का हो जाएगा, तब आप लोगों को 4 के बदले 3 पेट के खाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो माँ बाबा बोले बूढ़े माँ बूढ़ी माँ बाबा बोले कि अरे मेरे खुद की बेटी होती तो ऐसे हम लोग भगा देते क्या, जहाँ पर 3 लोगों का अन्य अगर जुगाड़ हो जाता है तो 4 का भी हो जाएगा। और लड़की भी सुनी, लेकिन उसी समय वो लड़का भी बोला कि तुम जाओगे क्यों, हमारे लिए तुमने जो किया है वो बहुत ज़्यादा है, तुम अगर चली जाओगी तो माँ बाबा बहुत ही टूट जाएंगे, तुम्हारा थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा मैं जानता हूँ, लेकिन तब भी हमारे साथ ही रह जाओ। लड़की बहुत सुंदर से हंस के बोली ठीक है, मैं रह जाता हूँ, पहले जैसा ही मैं सहायता करूँगी, ले नहीं अब से और थोड़ा ज़्यादा ही करूँगी। बूढ़ी माँ बोले तुम हमारे बहुत सारा हेल्प करती रहती हो, इससे ज़्यादा और क्या करना है, नहीं करने का है। तो लड़की बोली मैं एक रेशम की कपड़ा बहुत सुंदर से नक्काशी के साथ बना दूँगी, अगर आप लोग मुझे एक कमरे में 3 दिन अकेले रहने की अनुमति दोगे तो उस कपड़े को 3 दिन बाद अगर शहर में जाके बेच के आओगे तो आप लोगों का ये जो अकाल का जो दिन है, कुछ दिन चंद दिन है, ये अच्छे से बीत जाएंगे। सुनकर वो लड़की बहुत खुश होकर बोला वो उस उस लड़की की बातें सुनकर वो लड़का बहुत खुश होकर बोला तब मैं धागा और बुनने के लिए जो भी चाहिए मैं लेके आता हूँ शहर से। तो फिर
ये सुनकर लड़की बोली, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये सब कुछ है। मुझे सिर्फ 3 दिन 3 रात मेरे कमरे में अकेले रहने देना पड़ेगा। ये सुनकर लड़का तो बहुत चिंतित हो पड़ा। वो कहने लगा, अरे 3 दिन तुम कमरे का दरवाज़ा बंद करके रहोगे तो तुम खाओगे क्या? तो लड़की बोली, ठीक है, हर रोज़ रात को मेरे कमरे के बंद दरवाजे के सामने कुछ खाना रख के जाना, लेकिन सावधान, दरवाज़ा आप लोग मत खोलना। तुम लोग जब सो जाओगे तो मैं बाहर आकर खाकर चली जाऊंगी। ये सब बातें सारे लोग मान लिए। फिर अपने अपने रूम पे चले गए सारे लोग कमरे में, और इधर ये जो लड़की है वो 3 दिन बाद एक सुंदर सा रेशमी कपड़ा बुना हुआ, उसमें बहुत सुंदर सुंदर से नक्काशी बने हुए थे, उसको उस लड़के के हाथ में दिया। वो कपड़ा देख के सारे लोग खुश हो गए। शहर में जाकर अच्छा दाम मिला उस कपड़े के लिए, और फिर कुछ पैसों से खान पान की सामग्री खरीद के वो लड़का बाकी पैसे अपने माँ के पास रख दिया। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और उस लड़की को अपने गले से लगा लिए। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। एक दिन अम, मानो ठंड खत्म हो गई है। इससे पहले तो ठंड पड़ने के समय की बात है, अब ठंड खत्म होने वाली है। फिर से अचानक से तुषारपात शुरू हो गया और फिर से अकाल पड़ गया। तो फिर वो लड़की बोली, मुझे 3 दिन रहने के लिए, आप लोग अकेले रहने के लिए अनुमति दीजिए। इस बार जो रेशमी कपड़ा मैं बना के दूंगी आप लोगों को, उससे आप लोगों का पूरा ज़िंदगी चल जाएगा, है ना। ज़िंदगी बोले तो आप लोगों को उसमें चंद दिन नहीं, कुछ साल अच्छे से बीत जाएगी। तो पहले की जैसे ही बंद दरवाजे के सामने आप लोग खाना रख देना, ऐसे ही होता। वो लड़का बंद दरवाजे के सामने वो खाना रख के चला जाता और सुबह आकर खाली झूठा बर्तन लेके चला आता, फिर से वापस आ जाता। लेकिन उस लड़की को ये लड़का मन ही मन इतना प्यार कर बैठा था कि वो सिर्फ 3 दिन के लिए ना देखकर उसको बेचैनी होने लग गया। तो वो सोचने लगा, तो मैंने तो इसको बोला भी नहीं और मेरे लिए कितना परिश्रम कर रही है। ये सब सोचते सोचते तीसरे दिन सुबह और नहीं रह पाया वो लड़का। और वो सोचा कि आज तो जाके मैं पहले इसको थैंक यू बोलूँगा और फिर मेरा प्रेम भी निवेदन कर दूँगा। यही सब सोचकर तैयार होकर वो पीछे के दरवाजे से लड़की जिस कमरे में वो रेशमी कपड़ा बना रहा था, उस कमरे के अंदर आ गया और आकर ही मिट्टी की तरफ देखने लगा और फिर बोले, तुम्हारे काम में मैं बाधा डाला, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन तुम्हें 2 बात बोलना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। पहला है, ये बोलते ही जहाँ तक वो आँख उठाकर देखा तो वो देखा वो लड़की है ही नहीं। चारों तरफ रेशमी कपड़े और सफ़ेद से पालक 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 बोले तो फेदर के बीच में एक सारस पक्षी खड़ा हुआ है। लड़का देखकर चौंक उठा। वो बोले, हैं तुम कौन हो और ये ऐसा कैसा हुआ? तो वो सारस पक्षी सब कुछ धीरे धीरे बोला कि तुम जिस सारस को विपद आपदा से उद्धार किए थे, जीवन दान किए थे, मैं वही हूँ। मैंने ही एक लड़की का रूप लेकर तुम लोगों को थोड़ा हेल्प करने के लिए आई थी, ताकि जो कर्ज तुम्हारे हेल्प से मेरे ऊपर आ गया है उसको मैं थोड़ा सा चुका पाऊँ। तो लेकिन तुम लोगों के प्यार में ना मैं जकड़ गई और जा ही नहीं पाई। इसलिए मन ही मन सोच ली थी कि मैं तुम्हारा जो इच्छा है ना, तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ ही सारा जीवन तुम्हारे संसार में ही रह जाऊं। यही मैं सोची थी कि मैं रह जाऊंगी, लेकिन तुम अपने प्रतिश्रुति से मुकर गए हो। तुम इस कमरे में प्रवेश कर चुके हो, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। वो लड़का तब बार बार क्षमा मांगने लगा, बहुत विनती करने लग गया
कि वो फिर से लड़की का रूप ले ले। तो सारस पक्षी ने बोला कि एक बार अगर लड़की के रूप से सारस के पंछी के रूप में वो तब्दील हो चुका है, तो भाई वो और नहीं कर पाएगा, मतलब पंछी से लड़की नहीं बन पाएगा, उसका और क्षमता नहीं है। लेकिन वो ये भी बोला कि वो उस लड़की का जो प्यार है वो कभी नहीं भूलेगी। तो बोलकर उस रेशमी वाले कपड़े को दे दी बेचने के लिए लड़के के हाथ में, और बोले कि इसको बेचने के बाद तुम लोगों के का कोई अभाव नहीं रहेगा, अब मुझे अलविदा बोलो दोस्त। बोलकर जहाँ तक बोली तो वो लड़का धीरे धीरे उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिए। वो सारस उस रूम से, उस कमरे से बाहर निकल के चली गई, और ये लड़का आंखों में आंसू लेकर आसमान की तरफ देखते ही रह गया, और ये सोच तब तक देखते रह गया जब तक ना वो धीरे धीरे दूर 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 जाते जाते विलीन हो जाए शून्यता में। इसके बाद सारस का एक सफ़ेद पालक उठा लिया मिट्टी से, ये सोचकर कि पूरे जिंदगी भर उस कृतज्ञ सारस और इस लड़की के रूप में उस सारस का स्मृति चिन्ह के तौर पर वो इस पालक को रखेगा, मतलब फेदर को रखेगा। तो यही हुआ, यहाँ तक ही था आज का कहानी। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला, अधैर्य होना सही बात नहीं है, है ना। तो बच्चों, फिर मिलते हैं, टाटा।